स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिथिला एडुदीप में। आज हम आए हैं एक नया अध्याय के साथ जो हमारा बिहार बोर्ड के 10वीं के परीक्षा के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण जो पहला चैप्टर है तो जिंदा है तो, और ये हमारा जो पहला चैप्टर है तो जिंदा है तो इसी चैप्टर से हम लगभग 150 प्रश्न लेके आए हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और अगर आप इस प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना पहला जो है हमारा प्रश्न। तो जिंदा है कविता के कवि कौन है? तो जिंदा है कविता के कवि कौन है? नागार्जुन है कि शंकर शैलेंद्र है कि धूमिल है कि दुष्यंत कुमार है? इसमें देखिए कौन है? शंकर शैलेंद्र। शंकर शैलेंद्र जो है इस कविता के कवि हैं। अगला देखते हैं हम अपना प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा है, दूसरा प्रश्न है कि शंकर शैलेंद्र किस साहित्य धारा के कवि हैं? जो शंकर शैलेंद्र है वह किस साहित्य धारा के कवि हैं? छायावाद के हैं, प्रयोगवाद के हैं, प्रगतिवाद के हैं या भक्ति काल के हैं? तो देखिए ये हमेशा प्रगतिवाद के जो है सो कवि हैं। शंकर शैलेंद्र प्रगतिवाद के कवि हैं। अगला है प्रश्न, देखिए हमारे पास लगभग 150 प्रश्न हैं। इसमें केवल पहले चैप्टर से पार्ट 1 से 150 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को अगर आप हल कर लेते हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला इस चैप्टर से। अगला हम देखते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है कि तू जिंदा है कविता का मुख्य विषय क्या है? इस कविता का तो जिंदा है कविता का मुख्य विषय क्या है? प्रेम है, प्राकृतिक है या सामाजिक चेतना है या राष्ट्रभक्ति है? तो इसका जो मुख्य विषय है वह है सामाजिक चेतना, लोगों को जागृत करना। अगला देखते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है कविता में तू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कविता में तू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कवि के लिए, ईश्वर के लिए या आम आदमी के लिए या शासक के लिए? तो देखिए यहाँ पे जो कविता में तू शब्द के लिए प्रयोग हुआ है वह आम आदमी के लिए प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कविता में जिंदा होने का सही अर्थ क्या है? कविता में जिंदा होने का सही अर्थ क्या है? सांस लेना, हंसते रहना, अन्याय का विरोध करना या शांत रहना? देखिए जिंदा रहने का यहाँ पे अर्थ है अन्याय का आप खुलकर विरोध करिए। अगला है, अगला हमारा कविता के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी है? सबसे खतरनाक स्थिति इस कविता के अनुसार कौन सी है? तो गरीबी है, अमीरी है, चुप्पी है या अशिक्षा है? तो यहाँ पे चुप रहना जो है गुलामी की जंजीरों में बंधे रहना, चुप रहना, जो जितना अत्याचार कर रहा है उसको सहना। तो ये क्या है? यही सबसे बड़ी जो है खतरनाक स्थिति चुप्पी है। आपका न बोलना ही सबसे बड़ी यहाँ पर सबसे खतरनाक स्थिति है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि मुर्दा शांति से कवि का क्या आशय है? मुर्दा शांति से कवि का क्या आशय है? मृत्यु के बाद की शांति, गहरी नींद, अन्याय सहकर चुप रहना या ध्यान की अवस्था करना? तो यहाँ पे होगा अन्याय सहकर चुप रहना मुर्दा की स्थिति होती है। अगला प्रश्न है कि कविता में किस प्रवृत्ति की निंदा की गई है? कविता में किस प्रवृत्ति की निंदा की गई है? विद्रोह की, निष्क्रियता की, परिश्रम की या साहस की? देखिए यहाँ पर निष्क्रियता मतलब किसी भी कार्य में आपका भागीदारी न होना क्या है? निष्क्रियता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है, अगला प्रश्न है कि कविता का स्वर कैसा है? सभी कविता जो है वो किस स्वर में गाया जाने वाला है, किस तरह से गाया जाने वाला है? हास्यपूर्ण है, करुणा है या करुण है या प्रेरणादायक है या श्रृंगारिक है? तो ये क्या है? प्रेरणादायक है। कविता हमेशा ही जो तू जिंदा है ये कविता है प्रेरणादायक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि कविता का उद्देश्य क्या है? इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन है, उपदेश है, जन जागरण है या आत्मकथा है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जन जागरण, लोगों को जागृत करना।
अगला देखते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है कि कविता में मनुष्य को किस बात के लिए ललकारा गया है। कविता में मनुष्य को किस बात के लिए ललकारा गया है? तो सहने के लिए, चुप रहने के लिए, लड़ने के लिए या भागने के लिए। यहाँ पे ललकारा गया है लड़ने के लिए, कि आप अपने हक के लिए लड़िए। अगला है कि कविता किस वर्ग की आवाज है। यह जो कविता है वह किस वर्ग की आवाज है? अमीर की आवाज है, शासक की आवाज है, शोषित की आवाज है या विद्वान की आवाज है? तो किसकी आवाज है? शोषित की आवाज है, जिसका समाज में शोषण किया जा रहा है उसके लिए ये आवाज है ये कविता। अगला है कि कविता में हक शब्द किसका प्रतीक है? कविता में हक शब्द किसका प्रतीक है? दया का है, कृपा का है, अधिकार का है। तो हक का प्रतीक क्या है? अधिकार। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कवि के अनुसार मनुष्य कब मुर्दा हो जाता है? कवि के अनुसार मनुष्य कब मुर्दा हो जाता है? तो जब वो थक जाता है, जब वो डर जाता है, जब वो चुप हो जाता है और जब वो हार जाता है। तो मुर्दा की स्थिति कब होगी? जब आप चुप हो जाएंगे तो क्या स्थिति होगी? मुर्दा की स्थिति होगी। आप जब देख रहे हैं कि सही चीज हो रही है, फिर गलत चीजें हो रही है, फिर भी आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो मुर्दा के समान ही है। अगला देखते हैं। अगला है कि कविता में जीवन को किस रूप में देखा गया है? कविता में जीवन को किस रूप में देखा गया है? उत्सव के रूप में, बोझ के रूप में, संघर्ष के रूप में या सपना के रूप में? तो किस रूप में देखा गया है? संघर्ष के रूप में कविता को देखा गया है। अगला प्रश्न है कि कविता में किससे समझौता न करने की बात कही गई है? कविता में किससे समझौता न करने की बात कही गई है? तो देखिए, समय से, समाज से, अन्याय से या परिवार से। देखिए, अन्याय से समझौता नहीं करना चाहिए। अगला है कविता का संबोधन किस शैली में है? जो कविता है उसकी संबोधन किस शैली में है? आत्मकथात्मक के रूप में, संवादात्मक के रूप में, प्रत्यक्ष संबोधन के रूप में या वर्णनात्मक रूप से? तो यह जो कविता है वह प्रत्यक्ष संबोधन के रूप में, प्रत्यक्ष संबोधन के रूप में जो है कविता संबोधित की गई है, उसकी शैली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कविता में कवि किस मानसिकता का विरोध करता है? कविता में कवि किस मानसिकता का विरोध करता है? विद्रोही का, गुलाम का, संघर्षशील का या देखिए, पहला है विद्रोही का, दूसरा है गुलाम का, तीसरा है संघर्षशील का और चौथा है सजग का। यहाँ पे गुलाम का विद्रोह कर रहा है कवि। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कविता किस प्रकार की चेतना जगाती है? यह जो कविता है किस प्रकार की चेतना जगाती है? धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या आध्यात्मिक? कौन सी जगाती है? धार्मिक नहीं जगाती है, और यह कविता जो है सामाजिक चेतना जगाती है, सामाजिक चेतना का कार्य करती है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कविता में जीवन की सार्थकता किस में मानी गई है? कविता में जीवन की सार्थकता किस में मानी गई है? मौन में, संघर्ष में, सुख में या भाग्य में? किस में मानी गई है? सार्थक किस में मानी गई है? संघर्ष में। संघर्ष करते रहिए और जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कविता की भाषा कैसी है? जो कविता है तो जिंदा है, उसकी भाषा कैसी है? क्लिष्ट है मतलब कठिन है, संस्कृत निष्ठ है, क्या उसमें संस्कृत शामिल है, सरल व प्रभावी है या फारसी युक्त है? तो क्या है ये? सरल और प्रभावी है कविता पूरी तरह से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कविता में व्यक्ति को किस भूमिका में देखा गया है? कविता में व्यक्ति को किस भूमिका में देखा गया है? तो दर्शक के रूप में देखा गया है, कि पीड़ित के रूप में देखा गया है, कि योद्धा के रूप में देखा गया है, कि साधक के रूप में देखा गया है? तो किस में देखा गया है? योद्धा के रूप में कविता में व्यक्ति को देखा गया है।
अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है कि कविता में सबसे बड़ा अपराध क्या बताया गया है, कि कविता के हिसाब से सबसे बड़ा अपराध क्या है? हार मानना, झूठ बोलना, चुप रहना या डर जाना? क्या है? चुप रहना जो है सबसे बड़ा अपराध है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कविता का शीर्षक तू जिंदा है क्या दर्शाता है? प्रशंसा दर्शाता है, चेतावनी है, उत्सव है या शोक है? तो यह क्या है? चेतावनी है कि अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हें ये कार्य करना है, ऐसे लड़ना होगा, अपनी गरीबी को मिटाना होगा, अपने लक्ष्य को पाना होगा। तो क्या है? यह पूरी तरह से चेतावनी है। अगला देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि कविता में किस प्रकार के जीवन को नकारा गया है? किस तरह का जीवन नहीं होना चाहिए? तो सरल, शांत, निष्क्रिय या संघर्षशील? तो यहाँ पे निष्क्रिय, कविता के हिसाब से व्यक्ति को निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कविता में जिंदा और जीवित का अंतर किससे जुड़ा है? कविता में जिंदा और जीवित का अर्थ किससे जुड़ा है? शरीर से, उम्र से, चेतना से या सांस से? देखिए यहाँ पे जीवित का अर्थ किससे जुड़ा हुआ है? चेतना से। अगला देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कविता का भाव किससे जुड़ा हुआ है? कविता का भाव किससे जुड़ा हुआ है? व्यक्ति से, समाज से, प्रकृति से या ईश्वर से? किससे जुड़ा हुआ है? समाज से, सामाजिक चेतना से जुड़ा हुआ है या कविता? अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि कविता में कौन सा भाव प्रधान है? करुणा, आक्रोश, प्रेरणा या प्रेम? तो इसमें कौन सा भाव है? प्रेरणा का भाव है। इस कविता के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि क्या करना चाहिए जीवन में। अगला है, अगला प्रश्न है कि कविता किसे जगाने का प्रयास करती है? कविता किसे जगाने का प्रयास करती है? भावना को, कल्पना को, चेतना को या आस्था को? किसको जगाने का कार्य करती है? चेतना को जगाने का कार्य करती है। अगला देखते हैं, अगला जो प्रश्न है कि कविता में डर किसका प्रतीक है? डर जो है वह किसका प्रतीक है? समझदारी का, विवेक का, गुलामी का या साहस का? किसका प्रतीक है? गुलामी का प्रतीक है। कविता में जो है डर किसका प्रतीक है? गुलामी का। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कि कविता में किससे टकराने की प्रेरणा दी गई है? किससे टकराना चाहिए? प्राकृतिक से, व्यवस्था से या समय से? तो यहाँ पर व्यवस्था से, जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से टकराना चाहिए। टकरा के तभी आप आगे जा पाएंगे। अगला है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कविता का संदेश किसके लिए है? कविता का संदेश किसके लिए है? मजदूर के लिए है, केवल किसान के लिए है, हर जागरूक व्यक्ति के लिए है या केवल युवा के लिए? तो हर जागरूक व्यक्ति के लिए यह जो कविता एक संदेश है। अगला देखते हैं, अगला है कि कविता में चुप्पी, कविता में चुप्पी किसकी जननी है? मतलब चुप रहने पर कविता में किसकी जननी है? मतलब किसको जगाने का कार्य करती है? तो जब चुप रहिएगा तो क्या होगा? अन्याय बढ़ता जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि कविता में कवि किससे सावधान करता है? कविता में कवि किससे सावधान करता है? परिश्रम से, विद्रोह से, निष्क्रियता से या शिक्षा से? तो किससे सावधान रहना है? निष्क्रियता न आए, आप पूरा शिथिल न हो जाइए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कविता का प्रभाव कैसा है? इस कविता का प्रभाव कैसा है? मनोरंजन है, चेतनादायक है? तो कैसा है? चेतनादायक है इसका, इस कविता का जो है प्रभाव। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कविता में जीवन को कैसे जीने की बात कही गई है? कविता में जीवन को कैसे जीने की बात कही गई है? तो चुप रहकर जीना है, कि डर कर जीना है, कि संघर्ष पूर्वक जीना है, कि भाग्य के सहारे जीना है? तो कैसे जीना है? संघर्ष पूर्वक जीना है, संघर्ष करके जीना है। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है कि कविता में मनुष्य को क्या करने के लिए प्रेरित किया गया है? कविता में मनुष्य को क्या करने के लिए प्रेरित किया गया है? सहने के लिए, सवाल करने के लिए, भूलने के लिए या छिपने के लिए? किससे किया गया है? सवाल करने के लिए। अगर आप जीवित है, जिंदा है, तो आप इससे अपनी व्यवस्था का सवाल करिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कविता में जिंदा होने की पहचान क्या है? अगर आप इस कविता के माध्यम से जिंदा है तो क्या उसकी पहचान है? हंसी है, प्रश्न है, नींद है, मौन है? तो क्या है? प्रश्न। अगर आप प्रश्न करते हैं, व्यवस्था से लड़ते हैं, तो आप इस कविता के माध्यम से जिंदा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि कविता में सबसे बड़ी कमजोरी क्या मानी गई है? इस कविता में सबसे बड़ी कमजोरी क्या मानी गई है? गरीबी को, डर को, बीमारी को, अशिक्षा को? किसको मानी गई है? डर को। अगर आप डर गए तो जो डर गया सो मर गया। अगला है, अगला प्रश्न है कि कविता में किस प्रकार की रचना है? कविता किस प्रकार की रचना है? आत्मकथा है, वैचारिक है या वर्णनात्मक है? किसा है? वैचारिक है, वैचारिक मत है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कविता में किस मूल्य पर जोर दिया गया है? इस कविता में किस मूल्य पर जोर दिया गया है? सहनशीलता पर, सजगता पर, विनम्रता पर या मौन पर? तो किस पर दिया गया है? सजगता पर। कि सजग भी रही है, लड़िए तो ठीक है, लेकिन आप सजग भी रही है। अगला देखिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कविता किस तरह का जीवन स्वीकार नहीं करती है? यह कविता किस प्रकार का जीवन स्वीकार नहीं करती है? तो देखिए, सादा, शांत, मुर्दा या संघर्षशील? तो यह हमेशा किस प्रकार का नहीं स्वीकार करती है? मुर्दा या चुप रहने वाला, विरोध न करने वाला, ऐसे लोगों का यह कविता स्वीकार नहीं करती है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कविता में व्यक्ति को क्या नहीं बनना चाहिए? कविता में व्यक्ति को क्या नहीं बनना चाहिए? गरीब, डरपोक, चुप या अशिक्षित? क्या नहीं बनना चाहिए? चुप्पी नहीं साधना चाहिए। जहां गलत है, गलत का खुल कर विरोध करिए, और जहां सही है वहां खुलकर लड़िए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कविता किस प्रकार की सोच तोड़ती है? यह कविता जो है किस प्रकार की सोच को तोड़ती है? आशावादी को, गुलाम को या वैज्ञानिक को? किसको तोड़ती है? गुलाम मानसिकता वाले लोगों को यह कविता जागृत करने का प्रयास करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कविता में लड़ना किसका प्रतीक है? इस कविता में लड़ना किसका प्रतीक है? हिंसा का, चेतना का, घृणा का या क्रोध का? किसका प्रतीक है? चेतना का प्रतीक है। अगला देखते हैं कि कविता का भाव किससे जुड़ा हुआ है? यह कविता का भाव किससे जुड़ा हुआ है? तो हमारा समाज से ही जुड़ा होगा। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? सामाजिक संघर्ष से जुड़ा हुआ है। यह कविता का भाव सामाजिक संघर्ष से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कविता में कवि किसका समर्थन करता है? कविता में कवि किसका समर्थन करता है? मौन का, संघर्ष का, भाग्य का, सहनशीलता का? किसका संघर्ष हमेशा करेगा? संघर्ष का ही यह जो है साथ देगा, संघर्ष से ही कदम से कदम मिला के चलेगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कविता में जिंदा रहना क्या मांगता है? मतलब जिंदा रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए, कि साहस से रहना चाहिए, कि मौन रहना चाहिए, या भाग्य पे अपने कार्य को छोड़ देना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? साहस से लड़ना चाहिए। अगला है कि कविता का केंद्रीय विचार क्या है? कविता का मुख्य विचार क्या है? जीवन सुख है, चुप रहना बुद्धिमानी है, संघर्ष ही जीवन है या मृत्यु सत्य है? तो देखिए, यहाँ पर मृत्यु सत्य है, ये भी सत्य है, लेकिन इस कविता के माध्यम से क्या है? संघर्ष ही जीवन है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तू जिंदा है कविता पाठक को क्या बनाना चाहती है?
क्या बनाना चाहती है? दर्शक बनाना चाहती है कि सहनशील बनाना चाहती है कि जागरूक बनाना चाहती है कि मौन बनाना चाहती है? क्या बनाना चाहती है? हमेशा आपको जागरूक बनाने का प्रयास करे ये कविता। अगला है कि कविता में मुर्दा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मुर्दा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ये शब्द? तो मृतक शारीरिक मृत्यु के लिए, मानसिक जड़ता के लिए, बीमारी के लिए या गरीबी के लिए? किसके लिए किया गया है? मानसिक जड़ता के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं। अगला है कि कविता में लड़ना किससे संबंधित है? कविता में लड़ना किससे संबंधित है? शारीरिक बल से, हिंसा से, अन्याय के विरोध से या क्रोध से? तो किससे लड़ना है? अन्याय के विरोध से। इस कविता में लड़ना है अन्याय के विरोध से। अगला देखिए कि शंकर शैलेंद्र की कविता में विचार प्रधानता किसकी है? शंकर शैलेंद्र की कविता में विचार प्रधानता किसकी है? कल्पना की, भाषा की, विचार और चेतना की? किसकी है? विचार और चेतना की। विचार और चेतना की जो है इस कविता में प्रधानता है। अगला देखते हैं। अगला है कि कविता में चुप रहना किसका प्रतीक है? देखिए कई प्रश्न ऐसे हैं जो 2-3 बार रिपीट हो गए हैं। तो इसमें है कविता में चुप रहना किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है? गुलामी का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कविता में व्यक्ति को किस स्थिति से बाहर आने की प्रेरणा है? कविता में व्यक्ति को किस स्थिति से बाहर आने की प्रेरणा है? तो संघर्ष से, डर से, जागरूकता से या प्रश्न से? किससे है? डर से बाहर आना है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कविता के अनुसार सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा क्या है? मौन है कि भूख है कि शोषण है कि अशिक्षा है? तो क्या है इसमें? मौन जो है सबसे बड़ा खतरनाक स्थिति है। अगला है कि कविता में कवि का दृष्टिकोण कैसा है? कविता में कवि का दृष्टिकोण कैसा है? निराशावादी है, यथार्थवादी है या पलायनवादी है? तो कैसा है? यथार्थवादी। हमेशा कविता में कवि का जो मेन रोल होता है वह यथार्थवादी का ही होता है। अगला प्रश्न है कि कविता में हक किस मूल से जुड़ा है? तो हक किससे जुड़ा है? दया से, कृपा से, अधिकार से या सहायता से? तो किससे जुड़ा है? अधिकार से। अगला है अगला प्रश्न है कि कविता किस प्रकार की चेतना का निर्माण करती है? तो व्यक्तिगत चेतना का निर्माण करती है, पारिवारिक चेतना का निर्माण करती है, सामाजिक चेतना का निर्माण करती है या धार्मिक चेतना का निर्माण करती है? किसका निर्माण करती है? सामाजिक चेतना का निर्माण करती है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कविता का संबोधन किस शैली का है? अप्रत्यक्ष है, आत्मकथात्मक है, प्रत्यक्ष है या वर्णनात्मक है? अप्रत्यक्ष है नहीं, आत्मकथानक है नहीं, वर्णनात्मक है नहीं, तो क्या होगा? प्रत्यक्ष है। इस कविता में जो भी कुछ कहा गया है सामाजिक परिवेश को देखते हुए ही सारे जो निर्णय लिए गए हैं कवि द्वारा सामाजिक परिवेश को देखते हुए ही। अगला देखते हैं। हमारा प्रश्न है अगला देखिए, कथन है, कथन ए और आर है, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है इस तरह से बताना होगा। कविता में चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। कविता में चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। ये कथन है, ये कथन है। इसका कारण है कि चुप रहना अन्याय को बढ़ावा देता है। क्या यह सही है? चुप रहना अन्याय को बढ़ावा देता है। तो इसका जो विकल्प है ए और आर दोनों सही है। आर सही कारण है। इसका जो इस कविता का जो है इस कथन का मूल कारण क्या सही है? पहले तो देखना है कि पहला एक लाइन में जो दिया हुआ है
कथन वो सही है कि नहीं है, कथन के बाद कारण दिया हुआ है कि वो सही है कि नहीं है, उसके बाद देखना है कि जो हम लोगों का कथन है उसके हिसाब से कारण सही है कि नहीं है। इसीलिए दिया है कि ए और दो दोनों सही है कि आर सही कारण है। दूसरा दिया हुआ है ए और आर दोनों सही है पर आर कारण सही नहीं है। अगला है ए सही है आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। तो इसमें क्या है, देखिए चुप रहना अन्याय को बढ़ावा ही देता है और कविता में चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। तो दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है और दोनों क्या है, सही है और इसका जो कारण है वह भी सही है। तो इसीलिए इसका उत्तर होगा ये कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो कारण सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कविता प्रेरणादायक है, कथन है कविता प्रेरणादायक है और तो सही है ही। तो दूसरा है कि यह संघर्ष और चेतना की बात करती है, यह भी सही है, यह संघर्ष और चेतना की बात करती है। तो इसमें भी होगा ए और आर दोनों सही है, दोनों सही है और इसका कारण भी सही है। तो क्या होगा, इसका कारण भी सही है। तो ये वाला सही हो गया, पहला उत्तर है इसका सही हो गया। अगला देखते हैं। अगला है कि कथन है कविता में जिंदा का अर्थ केवल जीवित रहना है, ये तो गलत है, जिंदा का अर्थ जीवित रहना नहीं है। इसमें देखिए ये वाला गलत हो गया है इसे। तो इसमें कारण इसका देखते हैं, इसमें चेतना और संघर्ष का भाव है, इसमें चेतना और संघर्ष का भाव है। तो इसका विकल्प देखते हैं, ए और आर दोनों सही है, आर सही कारण है, नहीं गलत है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है, सही कैसे हो गए, तो यहीं पे खत्म। उसके बाद कहा ए सही है आर गलत है, ये भी गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत नहीं है। और यहाँ पे है ए सही है और आर, ए गलत है और आर सही है। तो यहाँ पे हमने इसको पहले काट दिया था कि ए जो है वो गलत है और आर जो है वो सही है। तो इसका उत्तर होगा ये, ए गलत है और आर सही है। अगला देखते हैं। अगला है कि अगला प्रश्न है कि शंकर शैलेंद्र प्रगतिशील कवि हैं, ये सही है। शंकर शैलेंद्र क्या है, प्रगतिशील कवि हैं। उनकी कविता सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाती है, इनकी जो कविता है वह सामाजिक अन्याय के विरुद्ध क्या करेगी, आवाज उठाती है। तो ये पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, दोनों उठा रही है। तो इसका क्या होगा, ए और आर दोनों सही है और ए का कारण आर सही है। तो इसका उत्तर हुआ पहला सही। अगला देखते हैं। अगला है कि अगला कथन है कि कविता में मौन को शक्ति माना गया है, तो गलत है, मौन को शक्ति नहीं माना गया है। दूसरा है मौन अन्याय को जन्म देता है, ये सही है, ये सही है। मतलब ए गलत है और आर सही है। जहां दिया होगा ए गलत, तो इसमें देखिए दोनों है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही कह रहा है, तो ऐसे दोनों गलत ही है। ए और आर दोनों सही है, ये भी गलत हो गया। अगला इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। अगला है कि ए सही है आर गलत है, गलत है ही, तो ए गलत है, पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है। तो इसका उत्तर होगा डी, इसका उत्तर क्या होगा, डी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है कि कविता में डर को कमजोरी कहा गया है, कविता में डर को कमजोरी कहा गया है, तो ये बात सही है। और उसके बाद है कि डर व्यक्ति को चुप रहने पर मजबूर करता है, जो डरेगा वो चुप रहेगा, बोलेगा नहीं। तो इसमें पहला सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन इसका जो पहला का कारण भी है वो भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला वाला ही। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कि कविता का संदेश
केवल मजदूर वर्ग के लिए है। कविता का संदेश किसके लिए है? केवल मजदूर वर्ग के लिए है। तो ये गलत है, मजदूर वर्ग के लिए नहीं है, जन साधारण के लिए, जन जागरण के लिए है। कविता हर सजग व्यक्ति को संबोधित करती है। सही बात है। इसका उत्तर होगा कि पहला ए गलत और आर सही। तो जहां आपको दिखे ए गलत आर सही, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए मार्कर, इलेक्ट्रिक मार्कर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका है। तो फिर देखते हैं अभी कुछ देर बाद। अगला प्रश्न है कि कविता, जो हमारा कथन है, अगला कथन है कि कविता व्यवस्था से टकराने की प्रेरणा देती है। यह जो कविता है वह व्यवस्था से टकराने की प्रेरणा देती है। सही बात है। अन्यायपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन योग्य है, ये भी बात सही है। तो इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों क्या है? दोनों सही है। अगला देखते हैं। अगला है कि कथन है कि कविता में मुद्दा शांति सकारात्मक है, ना गलत है। यह व्यवस्था व्यक्ति को सुरक्षित रखती है, यह भी गलत है। इसका यह व्यक्ति को सुरक्षित रखती है। कविता में मुद्दा, हाँ जब आप कुछ करिएगा नहीं तो फिर क्या रहिएगा? सुरक्षित रहिएगा। तो ये वाला गलत है और ये वाला सही है। तो जहां आपको दिखे ए गलत और आर सही, तो इसका उत्तर लगा देना है। अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वह है कविता में जिंदा होने की सबसे बड़ी पहचान क्या है? तो सहनशील रहना है आपको कि मौन रहना है, प्रश्न करना है या संतोष करना है? तो क्या करना है? प्रश्न करिएगा तभी तो आप जिंदा रहिएगा। अगला देखते हैं। प्रश्न करने का मतलब व्यवस्था से टकराना है, लड़ना है, जूझना है, अपना हक पाना है। कविता व्यक्ति को किस भूमिका में देखना चाहती है? कविता व्यक्ति को किस भूमिका में देखना चाहती है? दर्शक के रूप में ना, भाग्यवादी के रूप में, इसमें भी नहीं, परिवर्तनकर्ता के रूप में। आप व्यवस्था क्या करिए? परिवर्तन करिए, इस रूप में देखना चाहती है। अगला है कि कविता में जीवन की सार्थकता किसमें है? कविता में जीवन की सार्थकता किसमें है? सुख में है ना शांति में है? ये भी नहीं है। इसमें है, अगला विकल्प है कि संघर्ष में कि मौन में। तो किसमें है? संघर्ष में जो है, इसमें शक्ति निहित है। अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि कविता किस मानसिकता को तोड़ना चाहती है? कविता किस मानसिकता को तोड़ना चाहती है? आशावादी को, क्रांतिकारी को, गुलाम को या वैज्ञानिक को? किस मानसिकता को तोड़ना चाहती है? गुलाम वाली मानसिकता को कविता तोड़ना चाहती है। अगला देखते हैं। अगला है कि कविता का मूल स्वर क्या है? इसका मूल स्वर क्या है? शोक है, आक्रोश है, चेतना और प्रेरणा है कि करुणा है? क्या है इसका मूल स्रोत क्या है? चेतना और प्रेरणा है। अगला देखते हैं। अगला है कि कविता में व्यक्ति से क्या अपेक्षा की गई है? कि किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए? सहनशील बने रहे, चुप रहे, सजग रहे या भाग्य माने? तो क्या करना है? सजग रहना है। अगला है कि कविता में सबसे बड़ा दोष किसे माना गया है? सबसे बड़ा दोष किसे माना गया है? गरीबी को, शिक्षा को, निष्क्रियता को? निष्क्रियता ही सबसे बड़ा दोष है। जब आप आलस करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो क्या है? सबसे बड़ा दोष है। अगला देखते हैं। अगला है कि कविता का संदेश किसके लिए है? किसके लिए है? ये देखिए कई प्रश्न ऐसे हैं जो दोबारा दोहराव हो गया उन प्रश्नों का। तो हम अगली बार से कोशिश करेंगे कि किसी प्रश्न का दोहराव न हो। तो इसमें देखिए पहला है कि गरीबी के लिए, युवा के लिए या हर जागरूक मनुष्य के लिए, केवल कवियों के लिए? किसके लिए है? हर जागरूक मनुष्य के लिए। अगला देखते हैं।
अगला है कविता का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो मनोरंजन करना, आत्म शांति, जन जागरण या सौंदर्य बोध। क्या है? जन जागरण जो है कविता का अंतिम उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कविता में लड़ाई किससे है? कविता में लड़ाई किससे है? व्यक्ति से, समाज से, अन्याय से या प्रकृति से? तो किससे है? अन्याय से हमेशा लड़ाई है। अगला देखते हैं, अगला है कि कविता किस मूल्य को सर्वोपरि मानती है? कैसे मूल्य को सर्वोपरि मानती है? मौन को, साहस को, सुविधा को या समझौता को? किसको मानती है? जिसके अंदर साहस होगा उसको कविता सर्वोपरि मानती है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कि कविता का दृष्टिकोण किस ओर है? कविता का दृष्टिकोण किस ओर है? तो यहाँ पे पलायन की ओर है कि यथा स्थिति की ओर है कि परिवर्तन की ओर है? क्या है? कविता का उद्देश्य क्या है? परिवर्तन की ओर है। कविता परिवर्तन चाहती है। अगला देखते हैं, अगला है कि कविता में डर का परिणाम क्या बताया गया है? तो सुरक्षा बताया गया है कि शांति बताया गया है, गुलामी बताया गया है कि ज्ञान बताया गया? क्या बताया गया है? गुलामी बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है कविता में आवाज उठाना किसका प्रतीक है? आवाज उठाना चेतना का प्रतीक है, क्रोध का प्रतीक है, घृणा का प्रतीक है या हिंसा का प्रतीक है? किसका प्रतीक है? चेतना का प्रतीक है। अगला देखते हैं, अगला है प्रश्न कि कविता किस प्रकार का जीवन अस्वीकार करती है? कविता किस प्रकार के जीवन को नहीं चाहती है? तो कौन? साधारण को, शांत को, निष्क्रिय को या संघर्षशील को? किस चीज को नहीं चाहती है? निष्क्रियता अगर आपके अंदर है तो कविता आपको स्वीकार नहीं करती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कविता का संबंध किस युग से अधिक है? कविता का संबंध किस युग से अधिक है? भक्ति काल से, छायावादी से, आधुनिक युग से? किससे? आधुनिक युग से का संबंध ज्यादा है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कविता किससे समझौता न करने की सीख देती है? तो समाज से, समय से, अन्याय से या संघर्ष से? किससे? अन्याय से जो है सो लड़ने की सीख देती है और अन्याय से समझौता न करने की सीख देती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है कि कविता का केंद्रीय शब्द कौन सा है? कविता का केंद्रीय शब्द कौन सा है? जीवन है, मौन है, जिंदा है या मृत्यु है? इसका मूल शब्द क्या है? जिंदा। जिंदा रहे। अगर आप किस तरह से आपको कविता या जिंदा मानती है तो इसका मूल उद्देश्य क्या हुआ? जिंदा। अगला देखते हैं, अगला जो प्रश्न है वह है कि कविता का प्रभाव पाठक पर कैसा पड़ता है? कविता का प्रभाव पाठक पर कैसा पड़ता है? निराशाजनक, भयभीत करने वाला, चेतनादायक या शोकपूर्ण? कैसा पड़ता है? चेतनादायक। चेतनादायक यह कविता है। अगला है कि तू जिंदा है कविता का सार क्या है? जीवन सुख है, मौन ही शक्ति है, संघर्ष ही जीवन है या मृत्यु अटल है? क्या है? संघर्ष ही जीवन है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कि कविता का समग्र भाव क्या है? कविता का समग्र भाव क्या है? जीवन से पलायन है, सामाजिक चेतना और संघर्ष है, व्यक्तिगत दुख है या आध्यात्मिक शांति है? तो क्या है? सामाजिक चेतना और संघर्ष है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कि कविता में जिंदा होने की असली पहचान क्या बता गई है? सांस लेना, चुप रहना, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना या खुश रहना? तो क्या बताया गया है? अन्याय के विरुद्ध जो है खड़ा होकर लड़िए। अगला देखते हैं, अगला है कि कविता में किस मानसिकता को सबसे खतरनाक माना गया है? कविता में कवि किस मानसिकता को सबसे खतरनाक मानता है? क्रोध को, डर को, निष्क्रियता को या गरीबी को? किसको मानता है? निष्क्रियता को। अगला देखते हैं, अगला है कि मुर्दा शांति का भावार्थ क्या है? सच्ची शांति, मृत्यु की शांति, अन्याय को स्वीकार करना या ध्यान की व्यवस्था? तो क्या है? अन्याय को स्वीकार करने की चुप्पी। अगला देखते हैं, अगला है कि कविता के अनुसार मनुष्य कब मुर्दा कहलाता है? जब वह बीमार होता है, जब वह हार जाता है,
या आगे, जब वह अन्याय पर चुप रहता है तो वह मुर्दा के समान ही होता है। अगला प्रश्न है कि कविता में किस रूप में देखा गया है? कविता में चुप्पी को किस रूप में देखा गया है? समझदारी के रूप में, विवेक के रूप में, अपराध के रूप में, सहनशीलता के रूप में, किस रूप में? अपराध के रूप में देखा गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।